आर्मी के अंदर जो लॉन्ग कोर्स है ना, इंटरमीडिएट के बाद लॉन्ग कोर्स से मुराद ये होता है कि आपको साथ वो ग्रेजुएशन की डिग्री भी देते हैं, इंफॉर्मेशन भी चाहिए जाती है। जब आप पहले दिन जाएंगे वहां पर, और जो पहला मरहला जो वहां पे होगा वो आपको फॉर्म दिए जाएंगे 5, जिनमें से 2 फॉर्म जो हैं वो फॉर्म ए कहलाएंगे, 2 फॉर्म बी कहलाएंगे और 1 फॉर्म जो है वो साइक फॉर्म कहलाएगा। फॉर्म सर और जामिया जवाब देने की कोशिश करनी है, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है, और ना ही ज्यादा बुद्धू बनने की कोशिश करनी है। आपने मिडवे इज द बेस्ट। और ही जो होता है ना जोहरी, उसको पहचान होती है हीरे की। तो आपके अंदर अगर वो मादा होगा जो वो ढूंढ रहे हैं तो वो लाजमी आपको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। कि अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है या नहीं है, आप क्राइसिस के अंदर कैसा डिसीजन लेते हैं। आप नॉर्मल भी हालात आपको देंगे, टफ भी देंगे, तो आप उनके अंदर किस तरह से बिहेव करते हैं वो आपने उधर प्रेजेंट करना होगा। हारने से पहले हार नहीं माननी और जीतने से पहले जीतना नहीं है। अगर आपको जीत नजर भी आ रही तब तक जो है वो आपने, जब तक आप जीत नहीं लेते आपने कोशिश करनी है। आपके अंदर मोटिवेट आप कितनी जल्दी हो जाते हैं, कैसे आप पहनेंगे। इसी तरह से आगे देखिए जी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल साथ लेकर जाने हैं। वहां पे ओरिजिनल मैट्रिक सर्टिफिकेट किसी भी बोर्ड से या किसी भी अदारे से जहां से आपने किया उनका जो है वो तस्दीक शुदा होना चाहिए। वहां पे मार्कशीट या रिजल्ट कार्ड जो भी है वो 2 मरतबा पहले ISB से रिजेक्ट हो चुके हैं तो तब भी फारिग, यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 चांसेस होते हैं। आपने कोई डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की है ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर तब भी आप फारिग। उसके बाद कहते हैं जब आप गवर्नमेंट सर्विस या किसी भी अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइफ लुक। आज कैरियर काउंसलिंग सेशन में आपके लिए हम इंफॉर्मेशन लाए हैं ISSB के बारे में। ISSB क्या है? ये इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है। ये बेसिकली पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान एयरफोर्स को, पाकिस्तान नेवी को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये 5 दिन लेते हैं बच्चे को सिलेक्ट करने में ऑलमोस्ट, और उसके बाद जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। और जब ट्रेनिंग तकरीबन 2 साल की होती है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग इनको 2nd लेफ्टिनेंट का रैंक दिया जाता है और उसके बाद जो है वो लेफ्टिनेंट का रैंक दे दिया जाता है। इवन के पायलट भी अगर कोई बनना चाहता है, GT पायलट भी, तो उसको भी जो है वो ISSB से गुजरना होता है। ये सारा प्रोसीजर उसके लिए भी है। आर्मी के अंदर जो लॉन्ग कोर्स है ना, इंटरमीडिएट के बाद लॉन्ग कोर्स से मुराद ये होता है कि आपको साथ वो ग्रेजुएशन की डिग्री भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री जब देते हैं और साथ ट्रेनिंग भी देते हैं, उसके बाद आपका फिर आर्मी में कैरियर शुरू होता है। तो वो कोर्स जो है वो लॉन्ग कोर्स कहलाता है। ट्रेनिंग पीरियड जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू पोस्ट डिफरेंट भी हो सकते हैं। अच्छा जी, अब ISSB तक पहले पहुंचना ये भी एक मसला है, और कौन कौन लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उनकी डिग्री की क्या वेरिफिकेशन, इस पे बात करते हैं। जिन बच्चों ने इंटरमीडिएट किया है और उनके 60% मार्क्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे ऊपर भी हो तो अच्छी बात है। उसके बाद इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं ये जो है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने FA किया या मेडिकल किया तो पाकिस्तान आर्मी को आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी में जो है वो इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड होती है इंटरमीडिएट के बाद। अब सबसे पहले क्या होता है, आपको एक डेट के ऊपर बुलाया जाता है, वहां पर आपके जो है वो टेस्ट होते हैं। पहले उसमें फिजिकल टेस्ट आता है, मेडिकल टेस्ट आता है, उससे पहले जो है वो वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरह के टेस्ट होते हैं। तो बेसिकली जो है वो पहले स्क्रूटनी कर लेते हैं
यानी बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं इंटरमीडिएट के बाद, काफ़ी लोगों को वो पहले ही निकाल देते हैं। कुछ लोग जो सिलेक्ट किए जाते हैं उनको फिर बुलाया जाता है जो है वो इंटर सर्विस सिलेक्शन सेंटर्स पे। पाकिस्तान में 3 जगह पर इंटर सर्विस सिलेक्शन सेंटर हैं, गुजरांवाला, कोहाट और कोयटा। ये 3 जगह पे सिलेक्शन सेंटर है जहाँ पे वो बुलाते हैं। उसके बाद अब आगे सवाल ये आता है कि वहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो लेके जानी होती हैं, बहुत सी चीज़ें जो नहीं लेके जानी होती, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं लेके जाना। ख़ासतौर पे वेयरिंग कैसी होनी चाहिए, आपके बैग में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये 5 दिन जो हैं वो आपने बहुत कैलकुलेटेड गुजारने होते हैं, ठीक है कि नहीं। आपके मुस्तकबिल इन 5 दिनों पर मबनी होता है। तो वो 5 दिनों के लिए वो आखिर पे मैंने कुछ स्लाइड्स रखी हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैं बताऊंगा आपको कि क्या इस तरह की डिटेल्स हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके साथ उन 5 दिनों में क्या होना है, क्या उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने चेक करनी है, आपके अंदर कौन सी एबिलिटीज़ हैं और आपने किन बातों का ख्याल रखना है। कोशिश की गई है कि 2-3 जो बच्चे इन ट्रेनिंग से हो के आए हैं उनसे मालूमात हासिल करके, और कुछ जो है वो इंटरनेट पे जो मालूमात है उनको मद्देनज़र रख के आप तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। जब आप पहले दिन जाएंगे वहाँ पर, और जो पहला मरहला जो वहाँ पे होगा वो आपको फॉर्म दिए जाएंगे 5, जिनमें से 2 फॉर्म जो हैं वो फॉर्म ए कहलाएंगे, 2 फॉर्म बी कहलाएंगे, और 1 फॉर्म जो है वो साइक फॉर्म कहलाएगा। फॉर्म ए और बी में आपके पास तमाम वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और ये फॉर्म बहुत अहमियत के हामिल है। क्यों जी? फॉर्म ए और बी जो है ये आपकी तमाम एकेडमिक, फैमिली, रिलीजियस और पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो इसमें ले लेते हैं। आपको जाने से पहले तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके रिलीजन के हवाले से आपको नॉलेज कितना है, आपकी लाइकिंग क्या है, आपकी डिसलाइकिंग क्या है, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, आपके फैमिली मेंबर्स की उम्र क्या है, वो क्या करते हैं, उनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कितना है, घर के मामला किस तरह चलते हैं। तो वो तमाम तरह की डिटेल्स जो है ना आपसे रिलेटेड तमाम चीज़ें वो आपसे पूछ लेते हैं। वो फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताया, वो तमाम चीज़ें एक रिटन फॉर्म में, आपका डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपका एविडेंस होगा उनके पास कि जी आपको ये चीज़ें पसंद हैं या नहीं पसंद हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 3 बड़े मरहले होते हैं जिनको आपने क्रॉस करना होता है। एक जो है वो साइक इंटरव्यू, फिर जीटीओ इंटरव्यू, और उसके कुछ फिजिकल टास्क हैं उधर से गुजरना होता है। उसके जो है वो डिप्टी का इंटरव्यू या डिप्टी टेस्ट भी उसको बोला जाता है। तो 3 टेस्ट है जी, साइक, जीटीओ और डिप्टी टेस्ट। जो साइक टेस्ट है, जब आप वहां पर जाएंगे तो आपका जो वो इंटरव्यू होगा वो बहुत ज़्यादा जो है वो अहम होता है। उसमें क्या होगा, जो फॉर्म आपने लिख के दिए हैं वो उन्होंने सामने रख लेने हैं। अब आपने कोशिश करनी है जितने भी आंसर देने हैं वो जो है उन्हीं फॉर्म में जो डिटेल्स लिखी हुई है ना वही आपने कोशिश करनी है, उन पे ही रहना है। आप थोड़ा सा बाईपास करेंगे तो उनके पास रिटर्न एविडेंस होता है, वो आपको पकड़ लेंगे। ठीक है, मुख्तसर और जामिया जवाब देने की कोशिश करनी है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है, और ना ही ज़्यादा बुद्धू बनने की कोशिश करनी है। आपने मिड वे इज़ द बेस्ट वे, ठीक है कि नहीं। जो पता है, और कुछ बातें वो ऐसी भी पूछ लेते हैं ये देखने के लिए कि आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, या कहीं आपको ऐसा नॉलेज नहीं है तो आप उसके ऊपर भी बहस करने लग गए हैं। तो जिस चीज़ों का नहीं पता ना कर देना जो है वो अक्लमंदी होती है। अब जो है वो आपकी उसके बाद आ जाती है आपका जीटीओ टेस्ट। जीटीओ टेस्ट में बहुत सी चीज़ें आपकी वो चेक करने की कोशिश करते हैं, वो एबिलिटीज़ कौन सी हैं। आपकी स्पीकिंग एबिलिटी आ जाती है, आपकी लीडिंग एबिलिटी आ जाती है, फॉलोइंग एबिलिटी आ जाती है। मीन्स बाज़ का तो आपको कोई टास्क देंगे, टाइम बहुत कम होगा, आपसे टास्क मुकम्मल नहीं होगा, वो आपको छोड़ देने का कहेंगे या कुछ करने का कहेंगे। तो वहाँ पर आपने उनको फॉलो करनी है, उनकी बात को, आप उनकी बात को फॉलो कितना कर रहे हैं।
और ये भी देखना है कि जो आपकी उन्होंने ग्रुप टीम बनाई है ना, टीम बनाई है, ग्रुप असाइनमेंट्स देंगे आपके पास जो है वो ग्रुप में जो आपका लीडर होगा आप उसकी बात कितनी मान रहे हैं। जो आपका ग्रुप लीडर होता है आपने उसकी भी बात माननी होती है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कितनी है, उसके बाद आपके अंदर इनिशिएटिव लेने की जो है वो एबिलिटी कितनी है। उसके बाद फिजिकल एबिलिटीज भी वो आपकी चेक करते हैं। फिजिकल एबिलिटीज में आ जाता है वो आप में हाई जंप लगवाते हैं, डबल बॉक्सर करवाते हैं, डिच करवाते हैं, जिग जैग करवाते हैं, मंकी करवाते हैं, टार्जन करवाते हैं, ठीक है जी। तो ये वो कुछ फिजिकल होती हैं। और जब कभी भी एक बात ध्यान रखें, जब कभी आप रूम एक्टिविटीज में जाएं, ग्रुप डिस्कशन में जाएं या इंटरव्यू के लिए जाएं, आप बेहतरीन एक सूटेड बूटेड नौजवान की तरह जाएं और कोशिश करें जो है वो फॉर्मल ड्रेस हो, जीन्स वगैरह उधर नहीं पहननी है आपने। फॉर्मल लाइट कलर की शर्ट और डार्क कलर के कंट्रास्ट बना के आपने जाना है, पैंट शर्ट पहन के, और इंटरव्यूज वगैरह में टाई वगैरह लगा के फील करना है अपने आप को एक आर्मी ऑफिसर की तरह। आप पहले महसूस करेंगे, वो देखते हैं इसके अंदर, देखें वो फौजी हैं और आपके आला अफसरान होने वाले हैं वो, और ही जो होता है ना जोहरी, उसको पहचान होती है हीरे की। तो आपके अंदर अगर वो मादा होगा जो वो ढूंढ रहे हैं तो वो लाजमी आपको रिकमेंड करेंगे, ठीक है कि नहीं। अब आपके पास जब जीटीयू के मरहले को आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद बारी आती है डिप्टी टेस्ट की। डिप्टी भी का टेस्ट भी बड़ा मुश्किल तस्वर किया जाता है। उसके इंटरव्यू में भी मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, कोशिश करें सच बोलें और जो है वो टू द पॉइंट रहें, ठीक है कि नहीं, और ज्यादा जो है वो डिबेट में मत जाएं। अगर आपको चीज का नहीं पता तो सॉरी कहना है आपने, ठीक है जी। उसके बाद जो है आ जाती है कुछ बातें जो आपके अंदर लाजमी होनी चाहिए। और वो बातें कौन सी हैं, जैसे आपकी अपीयरेंस जो है वो बड़ा मैटर करती है, अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप लीडर कैसे हैं, लीडिंग एबिलिटीज हैं कि नहीं है, वो कौन सी होती हैं। आपके पास प्रेशर हैंडल करने की सलाहियत है या नहीं है। आपको टीम का लीडर बनाएंगे, आप अपनी टीम को लीड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप टीम को कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मुश्किल हालात में उनकी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते, वो देखेंगे। उसके बाद आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है या नहीं है, आप क्राइसिस के अंदर कैसा डिसीजन लेते हैं। आप नॉर्मल भी हालात आपको देंगे, टफ भी देंगे, तो आप उनके अंदर किस तरह से बिहेव करते हैं वो आपने उधर प्रेजेंट करना होगा। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आपके जब इंटरव्यू हो रहे होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी जो एक टेक्निक है बच्चे को डाइग्रेड करने की या उसको अपने रास्ते से हटाने की, वो क्या है, आपकी बातों से ही वो बातें निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो अच्छा ऐसे नहीं है तो ऐसे कैसे होगा, ऐसे नहीं है तो ऐसे कैसे होगा, तो वो आपकी बातों से बातें निकालेंगे। तो आपने कोशिश करनी है ज्यादा बातें नहीं करनी, जो पता है उसी पे बात करनी है, अदरवाइज आपने स्टेप बैक कर जाना है। उसके बाद आ जाती है एकेडमिक रिकॉर्ड। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड आपका मुंह बोलता सबूत होता है कि आप एक कंसिस्टेंट स्टूडेंट रहे हैं। अगर देखें, इससे पहले आपके ऊपर वो जिम्मेदारी जो आपके पेरेंट्स ने दी हुई है वो आपको आपके पढ़ने की जिम्मेदारी दी हुई है। अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होगा तो इसका मतलब है आप जिम्मेदार हैं, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। अगर आपके पास एक डिग्री जो है वो 95% पे है मैट्रिक की, अगर इंटर की डिग्री जो है उसमें 60% है, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता, लेकिन एक एकेडमिक रिकॉर्ड मैटर करता है बहुत ज्यादा। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करें कि इंटरव्यूज देखें, आर्मी ऑफिसर जो है उनके एक फ्लो में बोलते चले जाएं, ज्यादा जो है वो जो पॉजेज ना लें, और उसके बाद जो है जिस तरह छोटे बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं बोलते हुए, इस तरह की हरकतें ना करें। कोशिश करें कि एक जो भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में जो भी बात आप करें ऑथेंटिक बात करें, अदरवाइज ना करें, ठीक है कि नहीं। उसके बाद आ जाता है मोटिवेशन स्किल्स। मोटिवेशन के हवाले से मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा जो मैंने सुनी थी एक दफा जब यूनुस खान ने वर्ल्ड कप 2020 का कैरी किया था।
उसने कहा था कि मोटिवेशन जो है वो आपके अंदर तब तक रहनी चाहिए जब तक, बल्कि इस तरह से कहें, हारने से पहले हार नहीं माननी और जीतने से पहले जीतना नहीं है। अगर आपको जीत नजर भी आ रही तब तक जो है वो आपने, जब तक आप जीत नहीं लेते, आपने कोशिश करनी है। आपके अंदर मोटिवेट आप कितनी जल्दी हो जाते हैं, कैसे आप काम करते हैं, आप मोटिवेटेड होने चाहिए। फिटनेस वो आपकी उधर भी टेस्ट करेंगे, जाहिर बात है वो आपको जो है वो पहले भी टेस्ट कर चुके होंगे। आपका इनिशियल फिटनेस टेस्ट होगा, इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा, जब आपको ISSB के लिए बुलाते हैं उससे पहले वो हो जाता है। फिर भी फिट बंदा वहाँ पे जो है वो सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकेगा। और जो लोग जो हैं वो जानना चाहते हैं कि वो पहले फिटनेस टेस्ट कौन से आपके चेक करते हैं, फिटनेस की कौन कौन से मैयर्स हैं जो वो देखते हैं, और मेडिकल में और वो चीज़ें, मैं दो वीडियोस बनाई हुई हैं, उनके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। मेरा मानना ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस बाजुकात बहुत बड़ी कर्स बन जाती है, तो आपने अपने पास तमाम तरह की अवेयरनेस रखनी है और उम्मीद है कि आपके लिए बेहतर होगा। आए चलते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको ISSB के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले जी तो नाजरीन, इसमें आपको बताया गया है कि आप लोगों की सूटेबिलिटी कमीशन पाकिस्तान आर्मी में देखने के लिए आपको पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी और पाक आर्मी के अंदर इंटरव्यू के लिए, जो कि ISSB टेस्ट कोहाट, गुजरांवाला, मलीर, कोयटा कंटोनमेंट बोर्ड्स में मुनक्किद किए जाएंगे। और आपको कहते हैं तकरीबन 4 दिन लगेंगे, जो कि आपके अराइवल के 1 दिन बाद से शुरू होंगे, यानी टोटल 5 दिन लग जाएंगे आपको। और उसके बाद आखिर पे कुछ लिखा हुआ है कि जी आपके जो है अवेलेबिलिटी कितने बजे तक होगी, टाइम टेबल और रूट्स कुछ मेंशन किए गए हैं। इस स्लाइड में ये बताया गया है कि नॉर्मली जो कैंडिडेट जो स्पेसिफिक टाइम पे बताए गए टाइम पे नहीं पहुंचते, उनको ज्वाइन नहीं करवाया जाता टेस्ट में, दे आर नॉट अलाउड। उसके बाद ये बताया गया है कि जो सर्कमस्टांसेस अगर बियॉन्ड कंट्रोल है, यानी कुछ नेचुरल कैलेमिटी बन गई है, तो फिर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी फिर इनके आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट किया जा सकता है। कहता है अगर आप जो है वो रिपोर्ट करने में लेट हो गए हैं, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा बोर्ड के सामने पेश होने के लिए। जब बोर्ड जो है वो आप बोर्ड के सामने पेश नहीं होंगे, यानी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो बताया गया बोर्डिंग एंड लॉजिंग। आपको वहां पे बोर्डिंग मिलेगी, लॉजिंग मिलेगी, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। कहता है यू विल बी प्रोवाइडेड फ्री मेसिंग एंड लॉजिंग, यानी रिहाइश भी होगी, आपको खाना भी दिया जाएगा। उसके बाद कहता है जी आपके जो है वो आपको अपने लिए कोई भी बेड वगैरह लाने की जरूरत नहीं है। अगर उसके बाद वो कहता है आपके जो है वो कपड़े धोए भी जा सकते हैं, प्रेस भी करवाए जा सकते हैं पे करके। और वहां पे बार्बर सर्विसेज यानी नाई की सर्विसेज जो है वो भी वहां पर सहूलत अवेलेबल है। कहता है आपके उधर पहुंचने के बाद जो है वो आपको लंच दिया जाएगा। साथ साथ ये दूसरे पैराग्राफ में वार्निंग दी गई है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कि प्रिकॉशनरी मेजर यानी एहतियाती तदाबीर नहीं लेते अपने खाने के हवाले से, उनकी अनहाइजेनिक प्लेसेस से खाते हैं, जिसकी वजह से स्टमक डिजीजेस होती हैं और उनके ISSB टेस्ट में परफॉर्मेंस में अफेक्ट होती है, जो कि उनके डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई होने की वजह बन सकती है। उसके बाद जो है वो अगली स्लाइड में आ रहा है व्हाट टू ब्रिंग विद यू, क्या क्या आपको अपने साथ लेके जाना है। यू आर एडवाइज टू ब्रिंग योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू द प्री रेलिवेंट वेदर के हवाले से, यानी मेल वो है तो कहते जी शॉर्ट्स वाइट जो है 1 पेयर ले जाएं। उसके बाद जो है वो कैनवस शूज हैं या जॉगर है 1 पेयर होना चाहिए। सॉक्स वाइट होनी चाहिए, वो भी 1 पेयर है जी। वेस्ट है जी स्पोर्ट्स शर्ट वाइट है 1 पेयर होने चाहिए। इस तरह ट्रैक सूट, पुल ओवर या जर्सी वगैरह आपके पास जो भी है सर्दी में पहनने के लिए, वो भी 1 पेयर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट कहते जी ट्रैक सूट है जी, शर्ट की जगह पे उनको ट्रैक सूट पहनना है। कैनवस शूज है, पेयर है, ये तो वही है। उसके बाद क्या है जी उसके बाद है जी सॉक्स वाइट पेयर है जी। इस तरह जो है वो वेस्ट और स्पोर्ट शर्ट वाइट है जी 1 पेयर है जी। पुल ओवर जर्सी वगैरह ये भी वही है। उसके बाद आ जाता है खास एक नोट है, इसको समझ लें। इसमें वो बता रहे हैं आपको कि जो जो चीजें मतलब जर्सियां वगैरह या कोई भी चीज है वहां पे कैंटीन पे अवेलेबल होती है, आप वैसे देकर वो खरीद भी सकते हैं। और कैंटीन जो है वो फैसिलिटेट करेगी आपकी ड्रेसिंग, ग्रुप डिस्कशन के लिए जो ड्रेसिंग है उसकी प्रेस करने में, दूसरे मामलात में, क्लीन करने में और वॉशिंग में भी, लेकिन ऑन पेमेंट। ये ज़हन में रखिएगा। समर में शलवार कमीज शर्ट एंड ट्राउजर वगैरह जो है वो इजी रहते हैं। विंटर में वो कह रहा है शलवार कमीज
लाउंज सूट जो लाउंज सूट है जी, कॉम्बिनेशन ऑफ शर्ट ट्राउजर एंड पुल ओवर जर्सी वगैरह जी। स्पेसिफिक टू फीमेल के वाले तो उन्होंने बताया जी, आप अपने जो है वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या अपनी रवायात के अकॉर्डिंग जो भी आप सोसाइटी में रह रहे हैं, पंजाब में, सिंध में, कहीं से भी हैं, तो आप वो पहन सकते हैं। ऑल्सो ब्रिंग लॉन्ग सेट हेयर ब्लॉन्ड सेफ्टी पिन वगैरह, इस तरह की बैंड वगैरह, हेयर बैंड और जो है वो सेफ्टी पिन वगैरह अपने साथ ला सकते हैं। अब जो है नेल्स के ऊपर कह रहे हैं वो फाइनली ट्रिम्ड होने चाहिए, हेयर जो है वो नीटली टाइड होने चाहिए, बंधे होने चाहिए, और जर्सी जो है वो नहीं पहनने दी जाएगी जब आप ऑब्स्टेकल्स या टास्क वगैरह वो कर रहे होंगे। आउटडोर टास्क जो है वो उस दौरान जो है वो आपको विल बी रिक्वायर्ड टू वेयर ट्रैक सूट आप पहनेंगे। इसी तरह से आगे देखिए जी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनल साथ लेकर जाने हैं वहां पे। ओरिजिनल मैट्रिक सर्टिफिकेट किसी भी बोर्ड से या किसी भी अदारे से जहां से आपने किया, उनका जो है वो तस्दीक शुदा होना चाहिए वहां पे। मार्कशीट या रिजल्ट कार्ड जो भी है वो की जाएगी, और जो सर्टिफाइड बोर्ड हैं उनके एक्सेप्ट किया जाएगा। इसी तरह से कह रहे हैं जी, आपके पास आपकी ओरिजिनल जो है वो मार्कशीट होनी चाहिए। तो उसके बाद कहते हैं कैंडिडेट जिन्हों के मैट्रिक सर्टिफिकेट इशूड नहीं हुए, जो है वो सर्टिफिकेट बाय देयर कंसर्न बोर्ड शुड फर्निश सर्टिफिकेट इन दिस रिगार्ड साइंड ओनली बाय सेक्रेटरी बोर्ड। और जिनके जो है वो इनकम्प्लीट है या कोई भी प्रॉब्लम है उनके सर्टिफिकेट में, वो तब उसको जो है वो एक्सेप्ट करेंगे अगर तो सेक्रेटरी बोर्ड ने साइन किए होंगे। समझ आ रही कि नहीं बात की। नेक्स्ट पॉइंट है जी, candidates who appear with duplicate or revised matric certificate, if they have amendment in their names, date of birth, should provide certificate explaining circumstances under which were issued duplicate revised। अब यहाँ पर जो चीज समझ आई है वो ये है कि जी, जिन्होंने डुप्लीकेट बनवाया है, किसी ने नाम चेंज किया है या कोई भी मसला हो गया डेट ऑफ बर्थ का, तो उनको साथ जो है वो एक्सप्लेनेशन लेटर भी वहां पे सेक्रेटरी बोर्ड से साइन करवा के लाना होगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो उसमें आपके जो है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, मार्कशीट, रिजल्ट कार्ड, इंटरमीडिएट, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, बीकॉम, आईसीएस जो है, या फिर डीबीए, ये मैंडेटरी हैं, ये अपने साथ लेकर आने हैं। उसके अलावा जो आपको चाहिए अपीयरिंग सर्टिफिकेट जो है वो कंप्लीट एफए, एफएससी पार्ट 1 अपने साथ लाने होंगे पार्ट 1 के। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो होप सर्टिफिकेट, अगर आपको पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया तो आपने अपने कॉलेज से जो है वो होप सर्टिफिकेट बना लेना है, या ठीक है जी। उसके बाद कहता है फोटोकॉपी ऑफ एनी सर्टिफिकेट विल नॉट बी एप्रिशिएबल, नॉट बी एप्रिशिएबल जो है एक्सेप्टेबल, सॉरी। अब जो है एक्सेप्टेबल, अब समझ आ गई आपको बात की। रिजल्ट आ गया वह तो ठीक है, अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आने हैं। अगर रिजल्ट नहीं आया तो अपने कॉलेज से या जिस अदारे में आप पढ़ते हैं वहां से आपने होप सर्टिफिकेट बनवा के लाना है। कुछ सीट्स पे अगर वो अप्लाई कर देते हैं जिनकी हायर एजुकेशन है, यानी उनमें जो है वो बीए बीएससी वगैरह भी आए थे, तो वो भी अपने लेके आना है। वो एज पर रिक्वायर्ड सीट जो भी होगी वो अपने साथ लेके आना है। डोमिसाइल जो है वो मस्ट है आपके लिए अपने पास रखना है, खास तौर पे जो कैंडिडेट्स हैं रिमोट एरियाज यानी दूर दराज इलाके से। ठीक है जी। 50% मार्क्स जो उनके लिए जो है दूर जो है वो 55% मार्क्स इन एफएफएससी जो है वो रिमोट एरिया गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के मेरा ख्याल है कह रहे हैं। ठीक है जी, आपने बात समझ ली है। सादा लफ्जों में अपना डोमिसाइल आपने अपने पास लेके आना है, आपने 60% जेन में रखना है क्राइटेरिया। नो प्लास्टिक कोटिंग इज अलाउड ऑन डिग्री, यानी आपने सर्टिफिकेट के ऊपर ये नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल जो है ना उसको लेमिनेट करके रख दिया और बिल्कुल ऐसे प्रिजर्व किया, वो निकल ही नहीं सकता बीच में से। आपने प्लास्टिक कोटिंग उसको बाहर निकाल के लाना है, सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर होना चाहिए। कहते हैं इन केस ऑफ नॉन पोजेशन ऑफ अबव मेंशन डॉक्यूमेंट यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर। डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कम है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, आप घर को वापस भेज दिया जाएगा। विदाउट पेइंग ट्रैवलिंग अलाउंस, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी नहीं दिया जाएगा। इससे ये पता चला आपको ट्रैवलिंग अलाउंस और दूसरी चीजें जो हैं वो मिलेंगी। कहते हैं बिफोर योर अराइवल यू मे कॉन्टेक्ट जीएसओ। जीएसओ सिलेक्शन सेंटर में होता है जी। अगर आपने उसे आने से पहले जो एक दफा उसे कॉन्टेक्ट कर लेना है, अगर आपके किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट में या किसी एजुकेशन सर्टिफिकेट में कोई मसला आ रहा है क्लैरिफिकेशन के लिए। ये तो थी रिक्वायर्ड है। मेडिकल फैसिलिटीज आपको कौन कौन सी दी जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू पे एनी कंपनसेशन और इंजरीज सस्टेन ड्यूरिंग द टेस्ट। अब देखिए क्लियरली बता दिया आपको किसी किस्म की
कोई भी सब्सिडी वगैरह या किसी भी तरह की वो पेमेंट वगैरह कंपनसेशन नहीं मिलेगी अगर आपको जख्म लग जाता है। तो आपने अपनी सेहत का खुद ख्याल रखना होगा। एवरी पॉसिबल मेडिकल असिस्टेंस विल हाउएवर बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज। हाँ, अगर कोई मसला बन जाता है तो उसकी क्योर करने में यानी उसको हेल्प करने में जो है वो मदद दी जाएगी, लेकिन आपको टेस्ट के हवाले से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। समझ आ रही कि नहीं बात की? हाँ, अगर कोई सीरियस इंजरी आ जाती है तो आपको मेडिकल हॉस्पिटल में जो है वो ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। उसके बाद कहते हैं जी रिक्रिएशनल एक्टिविटी फैसिलिटीज कौन सी हैं, यानी आपके एंजॉयमेंट के लिए टीवी न्यूज़पेपर फैसिलिटीज, इंडोर गेम्स लाइक बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस आर अवेलेबल ऑन टू द कैंडिडेट्स, ये होंगी वहां पर। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंसेस विल बी पेड टू यू बिफोर डिपार्चर फ्रॉम आईएसएसबी। आईएसएसबी के जो सिलेक्शन सेंटर पे आप पहुंचे हुए हैं, आपको जब वापसी पे वहां से निकलने से पहले आपको आपके अलाउंस अदा कर दिए जाएंगे। दिस इज इक्वल टू फार बिटवीन प्लेसेस ऑफ योर रेजिडेंस एंड आईएसएसबी सेंटर। अब आपके जो है वो डिस्टेंस के जो है वो जितने हैं उसके बराबर आपको, जितना डिस्टेंस है उसके बराबर आपको अदायगी की जाएगी। अब ये जो है फॉर दिस पर्पज योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस विल बी कंसिडर द वन विच हैज बीन मेंशन योर एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन में आपकी प्लेस है वहां से आपका जो डिस्टेंस मेजर किया जाएगा और आपको जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। कहते हैं अगर आपकी जर्नी जो है उससे कम है shorter than rail journey, the allowance will be paid on the basis of bus fare। ठीक है जी, वो उससे जो है ना आपको बस फेयर के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। बहरहाल ये मुख्तसर आपको ये बताया गया कि आपको आपके ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, इसमें ज्यादा कोई अहम बात नहीं है। उसके बाद आते हैं जी जो प्रोहिबिटेड ममनुआ चीजें कौन सी हैं, वहां पर ये बात आपने लाजमी ध्यान रखनी है। कैमरा किसी भी किस्म का वो साथ नहीं लेकर जाना, ऑडियो वीडियो आइटम्स जो हैं वो नहीं लेके जानी। कुछ लोग MP3 MP4 वगैरह रख लेते हैं पास, तो वो डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पे मेंशन किया ये चीजें नहीं लेके आनी। नाइफ नहीं लेके जाना, शार्प वेपन नहीं कोई लेके जाना, मोबाइल फोन नहीं लेके जाना, या कोई पेट नहीं साथ लेके जाना, या किसी किस्म की ड्रग्स वगैरह साथ नहीं लेके जानी। फायर आर्म जो है वो कोई हथियार नहीं होना चाहिए आपके पास। गवर्नमेंट बैंड आइटम्स जो भी गवर्नमेंट ने मना की हुई है जैसे शराब वगैरह, ऐसी कोई भी चीज जो है वो नहीं लेके जानी, और कोई कीमती चीज भी नहीं लेके जानी, और बहुत बड़ी मिकदार में पैसे भी वहां नहीं लेकर जाने। उसके बाद क्या है, कुछ मिसक्लेनियस हैं, वो जो है मैं आपको समराइज कर देता हूँ। इसमें पहला पॉइंट ये है कि जी सिफारिश वगैरह या कोई अनफेयर मींस यूज किए हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है जी, दूसरे में ये लिखा है जी कि इसमें भी आपको जो है वो अप्रोच नहीं करनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने रिजल्ट के हवाले से, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। थर्ड में कह रहा है कैंडिडेट जो है वो को इजाजत नहीं होगी कैंडिडेट्स को कि वो आईएसबी की प्रीमिसेस को स्टे के दौरान कहीं वो बाहर जा सके, कोई इजाजत नहीं होती। कहते तमाम तरह की कोशिश की जाती है आपके तमाम माल स्वभाव की हिफाजत की, लेकिन आप फिर भी अपनी छिया के खुद जिम्मेदार होंगे। मोबाइल फोन कह रहे हैं कि आप, मेरा तो वैसे आपको मशवरा है मोबाइल फोन ना लेकर जाएं, लेके जाना है तो आप छोटा लेके जाएं, स्मार्टफोन ना लेकर जाएं। और फिर भी अगर आप देखें वहां पे मोबाइल फोन ले जाते हैं तो आपको वहां पे जमा करवा दें और जब जाने लगे तब आप वहां से ले लें, क्योंकि मोबाइल फोन में कैमरा वगैरह भी होता है और जो है ना प्रॉब्लम ज्यादा बन सकती हैं। तो आप जो है वो स्मार्टफोन बिल्कुल ना लेकर जाएं, आपके मुस्तकबिल का मसला है। यहाँ पे अब अगले पॉइंट में बताया जा रहा है कि जब आप आएंगे वहां पे तस्वीर वगैरह आपकी उतारी जाएगी, जो उसमें जो है वो और छोटे छोटे कुछ खर्चे आएंगे, तो तकरीबन पर हेड 105 रुपए जो है वो आपको देने होंगे। अगर आपका एक्स्ट्रा कोई चीज़ है तो वो उसके हवाले से भी वो फर्दर पैसे देने पड़ेंगे। कैंडिडेट्स विल ब्रिंग देयर ओन यूटिलिटी आइटम्स, अपने खाने पीने की अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, टॉवल वगैरह और अपने कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए कोई स्पेशल है वो आप अपने साथ ला सकते हैं। कई लोगों को हैंड वॉश, माउथ वॉश, इस तरह की चीजें वो लाते हैं, वो लेके आ सकते हैं। आगे कह रहे हैं जी आपने राइटिंग मटेरियल, ब्लू बॉल पॉइंट, इंक वगैरह भी जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है जी आईसीयू एंड कैंटीन में भी है। फीमेल कैंडिडेट शुड नॉट बी ब्रिंग अलोंग ज्वेलरी नहीं लानी वो। अब जो है इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस, ये बहुत जरूरी है जी, किन किन बातों पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पहला पॉइंट ये है कि अगर बताई गई एड के मुताबिक आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो डायरेक्टली आप फारग, और फिर मेडिकली अनफिट हैं तब भी फारग, 2 मरतबा पहले आईएसबी से रिजेक्ट हो चुके हैं तो तब भी फारग। यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 चांसेस होते हैं। आपने कोई डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की है ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर तब भी आप फारग। उसके बाद कहते हैं जब आप गवर्नमेंट सर्विस या किसी भी
डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे यानी कि कोई फारिग होता है ना, तो उसको गवर्नमेंट सर्विस भी कहीं नहीं मिलेगी, वहां से भी वो फारिग है। और एक और बात ज़हन में रखें, गवर्नमेंट ने अगर किसी को निकाला हुआ है किसी बुनियाद पर, तो तब भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो पॉइंट है उसमें कहता है अगर आर्म फोर्सेस में से उसको किसी जगह पे निकाल दिया गया है, तो तब भी वो नहीं आईएसएसबी क्लियर कर पाएगा। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो ये है कि अगर आप कोर्ट में कहीं मुजरिम है, साबित हो चुका है, किसी कोर्ट आपको के खिलाफ कोई फैसला आ गया है, तब भी आप फारिग हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट जो है वो अपीयर जो हो सकते हैं आईसीएसबी में विद इन लास्ट 4 मंथ्स, जो पहले हो चुका है विद इन लास्ट 4 मंथ्स, वो भी फारिग है। लास्ट 4 मंथ में अगर कहीं पे पहले उसने अप्लाई किया हुआ है आईएसएसबी के लिए, तो भी जो है वो फारिग हो जाएगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा जो है वो जगह पर अप्लाई कर देते हैं, तो फिर उसमें कोई एक उनको चुनना पड़ेगा। और जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं इन एलिजिबिलिटी में, वो जिनको एक दफा इन एलिजिबल कर दिया गया वो टेस्ट कोर्स या किसी ऑन कैलेंडर ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन, यानी वो 1 साल के लिए इन एलिजिबल रहेंगे। आईएसएसबी से क्लियर होने के बाद जिनको रिकमेंड कर दिया जाता है, उनका एक मेडिकल टेस्ट होता है स्टेप 4 पे, जो उनको क्लियर करना लाजमी। वो इंटरनल ऑर्गन्स का टेस्ट होता है, उसमें ब्लड वगैरह दूसरे, और वो सीएमएच वगैरह में मुनक्किद किया जाता है। और वहां से पास होने के बाद आपको आपकी जो है वो फोर्स को ज्वाइन करने का मौका मिल जाता है। और आपका बॉन्ड साइन होता है, उस बॉन्ड के दौरान वो आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग आपके जो है वो सालों का बॉन्ड होता है, उस दौरान आप तमाम जो आर्म फोर्सेस के रूल्स हैं उनके पाबंद रहने का उनको जो है वो वादा करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये बड़ी डिटेल्ड वीडियो इसलिए बनाई गई कि आपके एक आईएसएसबी का जो एक मेजर इशू होता है, बच्चों को नहीं पता होता, आप इसको शेयर करें लोगों के साथ, ताकि दूसरों के मुस्तकबिल में भी ये मदद दे सके। क्योंकि अच्छी बात को शेयर करना सदका जारिया है। तो ये एक इल्म और तहकीक की भी बात है, इसमें आप दूसरों को शेयर करेंगे, उम्मीद है आपके लिए भी अच्छा होगा। अपना ख्याल रखिए। फी मानिल्लाह।